बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 13 जो कि है अ लेसन फ्रॉम अ फ्रॉग टेल। ठीक है, तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे और इनके अल्फाज व मानी को भी देखेंगे। तो कहानी है अ लेसन फ्रॉम अ फ्रॉग टेल। ओके, तो ये आपकी हेडिंग है और हेडिंग का तर्जुमा क्या होगा? अ लेसन का मतलब एक सबक, फ्रॉम का मतलब से, अ फ्रॉग का मतलब मेढक, टेल का मतलब कहानी। ओके, तो लेसन फ्रॉम अ फ्रॉग टेल का क्या मतलब होगा कि मेढक की कहानी से एक सबक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वर हॉपिंग contentedly through the woods, going about their froggy business, when two of them fell into a deep pit। ये आपका पूरा एक जुमला हुआ, यानी इसमें कई सारे जुमले हैं, कई सारे हिस्से हैं इसके, तो इसका पूरा एक जुमला हुआ, हम इसको एक करके पढ़ेंगे। तो ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वर होपिंग कंटेंटेडली थ्रू द वुड्स, ये आपका एक जुमला है जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में। ये अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, यानी मेढक की एक जमात। वर्ड हेल्पिंग वर्ब है, था थी के माने में है। होप का मतलब होता है फुदकना, उछलना, कूदना। ये आईएनजी फॉर्म आया हुआ कंटिन्यूअस की वजह से। कंटेंटेडली ये आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा, इसका मतलब होता है खुशी खुशी। थ्रू का मतलब होता है पास से। द उड्स, उड्स का मतलब होगा लकड़ी। ठीक है, यानी लकड़ी होगी वहां पर, जंगल के माने में इसको हम लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो माना होगा लकड़ी नहीं होगा, यहाँ पर उड्स का मतलब जंगल होगा। ठीक, तो क्या तर्जुमा होगा? अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स और होपिंग की मेढक की एक जमात या मेढक का ग्रुप वो जा रहा था। यहाँ पर होप इसलिए लाया है, होप के माने होते हैं, होप का मतलब उछलना कूदना। ठीक है, तो चूंकि ये लोग जब चलते हैं तो उछल उछल के चलते हैं ना, इसलिए यहाँ पर होप आया हुआ है। ठीक है, तो इनके चलने के जो अंदाज है वो होप से हम इसको ताबीर करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर होप आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गो भी आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने उर्दू में तर्जुमा किया जा रहे थे, फुदक फुदक कर जा रहे थे, ये आप जरूरत नहीं, जा रहे थे। कंटेंटेडली का मतलब खुशी खुशी। ठीक है, खुशी खुशी जा रहे थे। थ्रू द वुड्स, जंगल में से। ठीक है, वो लोग जंगल जंगल में से गुजर रहे थे। कहाँ जा रहे थे? गोइंग अबाउट देयर फ्रॉगी बिजनेस, गोइंग अबाउट देयर फ्रॉगी बिजनेस, इस काम से जा रहे थे। गो अबाउट का मतलब होता है कि काम शुरू करना। ठीक है, वो लोग कहाँ जा रहे थे? गोइंग अबाउट देयर फ्रॉगी बिजनेस, कि मेढक से मुतालिक जो काम है। फ्रॉगी बिजनेस का मतलब होता है मेढक से मुतालिक जो काम होता है, उनका कोई खास काम रहा होगा। ठीक है, उसके लिए वो जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या माना होगा कि वो लोग जंगल में से जा रहे थे, इसलिए फ्रॉगी बिजनेस के लिए, यानी मेढक से मुतालिक या मेढकों से मुतालिक जो काम होता है उनको शुरू करने के लिए वो जा रहे थे। ठीक, उसके बाद है when two of them fell into a deep pit, ये आपका एक जुमला है। when का मतलब होता है जब, और कब भी होता है, और यहाँ पर जब का माना होगा, लेकिन यहाँ पर तभी के माने में आप करेंगे। ठीक है, अच्छा हो जाएगा तभी। टू ऑफ देम, ये आपका जो पूरा जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। टू ऑफ देम ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, जो कि है उनमें से दो। फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल ये मतलब गिर गए। इनटू का मतलब में, डीप का मतलब गहरा, पिट का मतलब गढ़ा। ओके, तो व्हेन टू ऑफ देम फेल इनटू अ डीप पिट, तभी उनमें से दो लोग गिर गए, इसमें एक गहरे गड्ढे में। ओके, all of the other frogs gathered around the pit to see what could be done to help their companions। ये आपका पूरा एक जुमला है और इसमें कई सारे पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट है all of the other frogs gathered around the pit to see, ये आपका एक जुमला है। ठीक है, और ये जुमला ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। ऑल ऑफ अदर ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ऑल ऑफ द अदर फ्रॉग्स। ठीक है, आपका सब्जेक्ट बन रहा है, इसका मतलब होगा ऑल ऑफ द अदर फ्रॉग्स, दीगर जो तमाम मेढक थे वो। ठीक है, गेदर्ड का मतलब होता है जमा होना, इसको गेदर नहीं पड़ेगा, गेदर थोड़ा सा खींचेंगे। गेदर्ड अराउंड यानी चारों तरफ जमा हो गए, द पिट गड्ढे के, इकट्ठा हो गए गड्ढे के। ठीक है, किस लिए? टू सी देखने के लिए, जानने के लिए, ये पता लगाने के लिए। व्हाट कुड बी डन ये आपका एक जुमला है जो कि है पैसिव वॉइस में, मॉडल में। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या होगा यहाँ पर? कैन की सेकंड फॉर्म कुड है, सकने के माने में। बी डन ये चूंकि पैसिव वॉइस है इसलिए कुड बी डन आया हुआ। ठीक है,
कि क्या किया जा सकता है। ये पता लगाने के लिए वो गधे के पास जमा हुए कि क्या किया जा सकता है, किस लिए, टू हेल्प देयर कंपेनियंस। कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, और देयर का मतलब उनके, हेल्प का मतलब मदद करना, टू हेल्प देयर कंपेनियंस उनके साथियों की मदद करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उनके का मतलब होगा अपने कर दें। ठीक है, वो लोग जमा हुए ताकि वो देख सकें कि उनके साथियों की मदद करने के लिए क्या किया जा सकता था। ये आपका लफ्जी तर्जुमा होगा, लेकिन किस्से में क्या आ जाएगा कि क्या किया जा सकता है। अगरचे यहाँ पर कुड आया हुआ, लेकिन यहाँ पर कैन बी का हम माना लेंगे उर्दू में। ठीक, उसके बाद व्हेन दे सॉ हाउ डीप द पिट वाज, ये आपका एक जुमला है, इसमें दो पार्ट है। एक तो व्हेन दे सॉ, उसके बाद हाउ डीप द पिट वाज, ये आपका दूसरा जुमला है। ये जो जुमला है ये पूरा एक जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, लेकिन ये आपका अगर देखेंगे तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो व्हेन दे सॉ, जब उन लोगों ने देखा, हाउ डीप द पिट वाज, कि गड्ढा कितना गहरा था। हाउ डीप, कितना गहरा, द पिट वाज, गड्ढा था। तो क्या मतलब होगा, जब उन्होंने देखा कि गड्ढा इतना ज्यादा गहरा है। ठीक है, लफ्जी तर्जुमा होगा जब उन लोगों ने देखा कि गड्ढा कितना ज्यादा गहरा था। लेकिन जब आप किस्सा बयान करेंगे तो तर्जुमा करेंगे या किस्सा बयान करेंगे तो कैसे कहेंगे, व्हेन दे सॉ, जब उन लोगों ने देखा, हाउ डीप द पिट वाज, कि गड्ढा इतना ज्यादा गहरा है। इतना ज्यादा गहरा है, कितना ज्यादा गहरा नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, कितना ज्यादा गहरा है। ठीक है, इतना ज्यादा गहरा है। द रेस्ट ऑफ द डिसमेड ग्रुप एग्रीड, ये आपका एक जुमला है और इसका क्या माना होगा, द रेस्ट ऑफ द डिसमेड ग्रुप, की डिसमे का मतलब घबरा जाना। ठीक है, मायूसी का शिकार हो जाना। ग्रुप का मतलब होता है जमात। तो रेस्ट ऑफ द डिसमेड ग्रुप, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना भी होता है, और रेस्ट का मतलब होता है बाकी बाकी बचना। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द डिसमेड ग्रुप यानी जो घबराए हुए, जो घबरा हुआ ग्रुप था उसके जो बचे हुए लोग थे, यानी दो लोग तो चले गए थे अंदर, लेकिन जो बाकी बचे थे, यानी ठीक है वही माना है। ठीक है, ग्रुप यानी घबराए हुए ग्रुप के जो बकिया मेढक थे, एग्रीड, वो राजी हो गए, उन्होंने इत्तेफाक किया किस बात पर, डेट की इट वाज होपलेस, कि ये क्या है, ये मायूसी है। ठीक है, यानी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, इट वाज होपलेस, यानी ना उम्मीदी है। ठीक है, ना उम्मीदी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये माना है। एंड टोल द टू फ्रॉग्स इन द पिट, ये आपका एक जुमला है। ठीक है, एंड टोल द टू फ्रॉग्स इन द पिट, ये जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। और दे टोल्ड यानी द डिसमेड ग्रुप, रेस्ट ऑफ डिसमेड ग्रुप टोल्ड टू फ्रॉग्स इन द पिट, कि जो ग्रुप था उन्होंने दोनों मेढकों से कहा, इन द पिट, जो गड्ढे में थे। तो इन द पिट ये क्या है, ये आपकी सिफत बन रही है किसकी, फ्रॉग्स की। ठीक है, कि उन मेढकों से कहा जो गड्ढे में थे, क्या कहा, डेट की दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर देयर फेट, ये आपका जुमला है जो कि है ऑक्सिलरी वर्ब इसमें आया हुआ, यानी मॉडल सेंटेंस है, और ये पॉजिटिव में है। दे का मतलब वो लोग, शुड का मतलब चाहिए, प्रिपेयर का मतलब तैयारी करना, देमसेल्फ का मतलब अपने लिए, फॉर द फेट का मतलब, फॉर का मतलब लिए, देर का मतलब अपने, फेट का मतलब तकदीर। तो क्या माना होगा, डैट दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर देयर फेट, कि उन्हें तैयार हो जाना चाहिए या उन्हें अपने आप को तैयार करना चाहिए, इसके लिए तैयार करना चाहिए, फॉर देयर फेट, अपनी तकदीर के लिए, उन्हें अपने आप को अपनी तकदीर के लिए तैयार करना चाहिए, यानी कि उन्हें अपने आप को तकदीर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जो तकदीर में होगा अब होगा, ये माना हुआ यहाँ पर। उसके बाद है बिकॉज दे वर एज गुड एज डेड, ये आपका एक जुमला है, सिंपल जुमला है जो कि पास्ट में है। बिकॉज क्योंकि, दे आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वर एज गुड एज डेड ये आपका पूरा प्रेडिकेट बन रहा है। तो वर का मतलब थे, एज गुड एज का मतलब होता है तकरीबन, एज गुड एज का मतलब तकरीबन, ऑलमोस्ट, डेड का मतलब मुर्दा। तो बिकॉज दे वर एज गुड एज डेड का मतलब कि वो लोग तकरीबन मर गए थे, वो लोग तकरीबन मर गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों को अपने तकदीर के भरोसे पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लोग, ये जो दोनों हैं, ये बिल्कुल समझो मरने के करीब है, या मर चुके हैं, या बिल्कुल मरे जैसे हैं। ठीक है, तो ये तर्जुमा हुआ पहले पैराग्राफ का। आगे चलते हैं, अनविलिंग टू एक्सेप्ट दिस टेरिबल फेट, ये आपका जुमले का हिस्सा है। द टू फ्रॉग्स बिगेन टू जंप विद ऑल ऑफ देयर माइट, ये आपका पूरा असल जुमला मुकम्मल। और ये आपका जो जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द टू फ्रॉग्स, दोनों मेढक,
बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, टू जंप, कूदना, विद ऑल ऑफ देयर माइट, ऑल ऑफ का मतलब तमाम, पूरा, देर का मतलब अपने, माइट का मतलब ताकत और कुव्वत, ठीक है। तो विद ऑल ऑफ देयर माइट कि अपनी पूरी ताकत के साथ उन लोगों ने कूदना शुरू कर दिया। कब, अनविलिंग टू एक्सेप्ट दिस ट्रिबल फेट, अनविलिंग का मतलब होता है ना एक्सेप्ट करना, ठीक है। अनविलिंग का मतलब होता है ना चाहना, क्या ना चाहना, टू एक्सेप्ट दिस टेरिबल फेट, एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना, टेरिबल का मतलब खौफनाक, फेट का मतलब तकदीर, या यहाँ पर आप मौत भी कर सकते हैं, ठीक है, फेट का मतलब मौत भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अनविलिंग टू एक्सेप्ट दिस टेरिबल फेट कि इस खौफनाक मौत या इस बुरी तकदीर को एक्सेप्ट माने बगैर आप कर दीजिए, उन्होंने नहीं माना, ठीक है, ये माना हुआ। तो अपनी इस बुरी मौत या इस बुरी तकदीर या इस खौफनाक मौत या इस खौफनाक तकदीर को माने बगैर उन दोनों मेढकों ने पूरी ताकत के साथ उछलना शुरू कर दिया, ठीक है। सम ऑफ द फ्रॉग्स शाउटेड इनटू द पिट, ये आपका एक जुमला हुआ, that it was hopeless and that the two frogs wouldn't be in that situation if they had been more careful, more obedient to the frog rules and more responsible। ये आपका पूरा एक जुमला हुआ जिसमें अलग अलग हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा क्या है, सम ऑफ द फ्रॉग्स शाउटेड इनटू द पिट, ये आपका एक जुमला है जो कि है पास्ट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में। सम ऑफ द फ्रॉग्स ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, सम ऑफ द फ्रॉग्स का मतलब होगा मेढकों में से कुछ ने या कुछ मेढकों ने, शाउटेड चिल्लाया, ये सेकंड फॉर्म है शाउट का, ठीक। इनटू द पिट गड्ढे में, यानी गड्ढे में झांक कर चिल्लाया। डेट की इट वाज होपलेस कि अब कुछ नहीं हो सकता, इट वाज होपलेस का मतलब होगा कि ये ना उम्मीदी थी या ना उम्मीद है, यानी कि इट वाज होपलेस कि कुछ नहीं हो सकता, ये माना हुआ। एंड और क्या कहा, डेट द टू फ्रॉग्स वुड नॉट बी इन दैट सिचुएशन, द टू फ्रॉग्स वुड नॉट बी इन दैट सिचुएशन, ये जो आपका जुमला है पूरा एक जुमला है जो कि मॉडल सेंटेंस है नेगेटिव में। तो द टू फ्रॉग्स का मतलब दो मेढक, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, विल ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट ये नहीं के लिए आया हुआ है, बी का मतलब यहाँ पर वर्ब है, ओके, बी इनका मतलब में, डेट का मतलब इस, उस भी हो सकता है, सिचुएशन का मतलब हालत या कैफियत। तो क्या माना होगा कि डेट द टू फ्रॉग्स वुड नॉट बी इन दैट सिचुएशन, कि ये जो दोनों मेढक हैं ये इस सिचुएशन में, इस हालत में नहीं जाएंगे, ये लफ्जी तर्जुमा हो रहा है, लेकिन लफ्जी तर्जुमा हम यह नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इफ आया हुआ है, ठीक है, इफ आया हुआ यानी शर्त लगा दी गई है, इफ दे हैड बीन मोर केयरफुल, ये आपका जो जुमला है ये पास्ट में लेकिन एक कंडीशनल है, शर्तिया जुमला है, ठीक है। इफ का मतलब अगर, दे का मतलब ये लोग, हैड बीन मोर, हैड ये पर असल में जो जुमला है पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है। हैड बीन का मतलब होता होना, मोर का मतलब बहुत ज्यादा या कहीं ज्यादा, केयरफुल का मतलब देखभाल करने वाला या तवज्जो देने वाला, मोर ओबीडियंट, मोर का मतलब बहुत ज्यादा, ओबीडियंट का मतलब फरमाबरदार, टू द फ्रॉगी रूल्स यानी मेढकों का जो रूल्स है, जो उसूल कवायद थे उनको मानने वाले होते, एंड मोर रिस्पॉन्सिबल और वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी समझते। अगर अगर ये दोनों मेढकें हैं, इन लोगों, ये लोग बहुत ज्यादा केयर करते, देखते भालते और बहुत ज्यादा ये जो मेढकों के रूल्स है उनको फॉलो करते, उनको मानते, उनकी फरमाबरदारी करते और ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते, जिम्मेदारी समझते अपनी, तो ये दोनों मेढक इस सिचुएशन में नहीं होते। तो गोया कि ये आपका जो जुमला ये शर्त है और ये जो जुमला है ये क्या है, नतीजा है उसका, ठीक है। तो क्या तर्जुमा होगा, सम ऑफ द फ्रॉग शाउटेड इन द पिट, कुछ मेढकों ने गड्ढे के अंदर झाँक कर चीखा, चिल्लाया, क्या कहा, डेट इट वाज होपलेस कि अब कुछ नहीं हो सकता है, एंड डेट और ये कि ये जो दोनों मेढक हैं इस हालत में, इस कैफियत में नहीं होते अगर इन दोनों ने या इन लोगों ने जो है देखभाल की होती, निगरानी की होती, केयरफुल का मतलब होता है यानी तवज्जो देने के माने में, ठीक। अगर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी होती और इसी तरह से इन लोगों ने जो मेढकों के रूल्स है उनको फॉलो किया होता और इसी तरह से ये लोग जिम्मेदारी को समझते, जिम्मेदार अपने आप को समझते, तो इस हालत में नहीं होते। तो ये तर्जुमा हुआ इन पैराग्राफ्स का, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे क्या हुआ, आगे आ रहा है, द अदर फ्रॉग्स कंटिन्यूड सॉरोफुली शाउटिंग, ये आपका एक जुमला हुआ, डेट दे शुड सेव द एनर्जी एंड गिव अप सिंस दे वर ऑलरेडी एज गुड एज डेड, ये पूरा आपका एक जुमला हुआ जिसमें कई हिस्से हैं।
तो पहला जो हिस्सा है, द अदर फ्रॉग्स कंटिन्यूड सॉरोफुली शाउटिंग, ठीक है, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। द फ्रॉग्स, द अदर फ्रॉग्स, दूसरे जो मेढक थे, कंटिन्यूड, वो मुसलसल करते रहे, क्या करते रहे, शाउटिंग, चिल्लाना। तो कंटिन्यू समथिंग का मतलब होगा कोई काम मुसलसल करना, ठीक है, तो कंटिन्यू का मतलब कोई काम मुसलसल करना। तो द अदर फ्रॉग्स कंटिन्यूड शाउटिंग, ये असल जुमला है कि जो दूसरे मेढक थे वो मुसलसल चिल्लाते रहे, सॉरोफुली, दुख भरी आवाज में या दुख में रह करके, ठीक है, सॉरोफुली, फुल्ली नहीं पढ़ेंगे, सॉरोफुली। तो जो दीगर मेढक थे वो मुसलसल दुख के आलम में चीखते रहे, चिल्लाते रहे, क्या चिल्लाते रहे, डैट, की दे शुड सेव देयर एनर्जी। ये आपका पूरा एक जुमला जो कि मॉडल में पॉजिटिव में है। दे आपका सब्जेक्ट है, शुड का मतलब चाहिए, सेव का मतलब होता है बचाना, देयर का मतलब अपना, एनर्जी का मतलब ताकत। तो दे शुड सेव देयर एनर्जी, कि उन्हें अपनी ताकत को बचाना चाहिए, ओके, उन्हें बचाना चाहिए अपनी एनर्जी को। एंड गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, इसका मतलब दे शुड गिव अप, कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, ठीक है, नहीं, उन्हें मेहनत छोड़ देनी चाहिए, मेहनत नहीं करनी चाहिए। सिंस, क्योंकि, सिंस का मतलब होगा चूंकि। दे वर ऑलरेडी एज गुड एज डेड, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट में सिंपल जुमला है। दे आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वर्ड का मतलब थे, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, एज गुड एज का मतलब तकरीबन, डेड का मतलब मरा हुआ होना, ठीक है। तो सिंस दे वर ऑलरेडी एज गुड एज डेड, चूंकि वो पहले से ही मर चुके हैं या मरने के करीब हैं, इसलिए इन्हें मेहनत नहीं करनी चाहिए। ये किसने कहा, ये कुछ दीगर जो मेढक थे उन लोगों ने ये बात कही। आगे क्या हुआ, द टू फ्रॉग्स कंटिन्यू जंपिंग एज हार्ड एज दे कुड, ठीक है, ये आपका जुमला हुआ। एंड आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ डिस्परेट एफर्ट वर क्वाइट अवे, ये आपका जुमला हुआ, ठीक है। तो द टू फ्रॉग्स कंटिन्यूड, ये आपका पूरा जो जुमला है ये पास्ट एंड डेफिनिट अफर्मेटिव में है। द टू फ्रॉग्स का मतलब दोनों, यानी दो मेढक, यानी दोनों मेढक, कंटिन्यू का मतलब मुसलसल करना, जंप का मतलब कूदना, तो कंटिन्यू जंपिंग का मतलब मुसलसल कूदते रहे। तो द टू फ्रॉग्स कंटिन्यू जंपिंग, की दो मेढक, जो दो मेढक थे वो मुसलसल कूदते रहे, एज हार्ड एज, उतनी मेहनत के साथ, उतनी सख्ती के साथ, एज दे कुड, जितनी सख्ती के साथ वो कर सकते थे, यानी कूद सकते थे। तो यहाँ पर दे कुड, ये आपका मॉडल में आ जाएगा पास्ट में, दे का मतलब वो लोग, कैन के सेकंड फॉर्म कुड है, तो यहाँ पर सकते थे। तो जो दोनों मेढक थे वो मुसलसल कूदते रहे उतनी मेहनत के साथ जितनी मेहनत वो कर सकते थे, ये जितनी मेहनत से वो कूद सकते थे, ठीक है। एंड आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ डिस्पेरेट एफर्ट, ये आपका जुमले का हिस्सा है। दे वर क्वाइट वेरी, ये आपका प्रीडिकेट बनेगा, ठीक है। आफ्टर का मतलब बाद, सेवरल का मतलब बहुत ज्यादा यानी मुतअद्दिद, आवर्स का मतलब घंटा, डिस्पेरेट का मतलब होता है मायूस कुन या मायूस, एफर्ट का मतलब होता है कोशिश, वर्ड का मतलब थे, क्वाइट का मतलब मुकम्मल तौर पर, वेरी का मतलब थका होना, ठीक है। तो आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ डिस्पेरेट एफर्ट, की मायूस कुन मेहनत के कई घंटे के बाद, यानी वो मायूसी के आलम में वो मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो मायूस कुन कोशिश के कई घंटों के बाद, यहाँ पर देवर होगा, ठीक है, यहाँ पर दे पोशीदा, देवर क्वाइट वेरी, कि वो बहुत ज्यादा यानी मुकम्मल थक गए थे, ये मुकम्मल थक गए। यहाँ पर वर्ड का मतलब होगा बिकेम क्वाइट वेरी, ओके, यहाँ पर बिकेम का माना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या माना होगा कि मायूस कुन कोशिश के कई सारे घंटों के बाद वो थक गए, ठीक। आगे क्या हुआ, फाइनली, आखिरकार, वन ऑफ द फ्रॉग्स टुक हीड टू द कॉल्स ऑफ हिज फेलोज, ये आपका एक जुमला है जो कि है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। वन ऑफ द फ्रॉग्स, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, यानी मेढकों में से एक ने, टेक हीड का मतलब होता है तवज्जो देना, तो यहाँ पर आपका टुक हीड हुआ चूंकि पास्ट में था, यानी तवज्जो दी, ध्यान दिया, कहाँ पर, टू द कॉल्स, यानी आवाज पर, कॉल्स का मतलब पुकारना, चीख पर भी आप कह सकते हैं, बुलाना भी होता है, फोन भी होता है, लेकिन यहाँ पर कॉल्स यानी उनकी आवाजों पर ध्यान दिया, किनकी आवाजों पर, ऑफ हिज फेलोज, फेलोज नहीं पड़ेगा, फेलोज, ओके, अपने साथियों की आवाज या अपने साथियों की चीख पर उसने तवज्जो दी, ठीक है। स्पेंट एंड डिसहार्टेन, ये आपका जुमले का हिस्सा है। ही क्वाइटली रिजॉल्व्ड हिमसेल्फ टू हिज फेट, ये आपका जुमला हुआ। ले डाउन एट द बॉटम ऑफ द पिट, ये आपका जुमले का हिस्सा हुआ।
एंड डाइड एज द अदर्स लुक्ड ऑन इन हेल्पलेस ग्रीफ। ये आपका एक जुमला हुआ, ठीक। तो क्या तर्जुमा होगा? स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, लेकिन खर्च करने का मतलब है यानी एनर्जी खत्म कर दी उसने पूरी, ठीक है, यानी थक गया। एंड डिसहार्टेन, डिसहार्ट का मतलब होता है किसी की हौसला शिकनी करना, यानी हौसला शिकनी की आलम में। तो थक कर और हौसला शिकन होकर के, यानी हौसला उसका खत्म हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पर मायूस कर सकते हैं उसके। तो थक करके और हौसला उसका खत्म हो गया, इस हालत में ही क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब होता है खामोशी के साथ। रिजॉल्व हिमसेल्फ टू हिज फेट, रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, तहलील करना, लेकिन रिजॉल्व टू फेट का मतलब होता है हवाले कर देना, ठीक है। ही क्वाइटली रिजॉल्व हिमसेल्फ टू हिज फेट, कि उसने अपने आप को खामोशी के साथ मौत के हवाले कर दिया। जाहिर सी बात है होपलेस था तो मौत ही यहाँ पर आएगी। यहाँ पर यह तर्जुमा हुआ, ले डाउन एट द बॉटम ऑफ द पिट, और वो क्या हो गया? वो बैठ गया कहाँ पर? गड्ढे के निचले हिस्से में, गड्ढे की तह में वो बैठ गया। ले डाउन का मतलब बैठ जाना, झुक जाना, ठीक है, यानी वहां पर वो रुक गया, बैठ गया। एंड डाइड, और वो फिर क्या हुआ? और वो मर गया। एज द अदर्स लुक्ड ऑन इन हेल्पलेस ग्रीफ, इस आलम में कि दूसरे जो मेढक थे उसको देख रहे थे नाचारगी वाले गम में, यानी नाचारगी के आलम में, नाचारगी के दुख में दूसरे जो मेढक थे उसको देख रहे थे, इस आलम में वो मर गया। तो यहाँ पर एज का मतलब होगा जबकि, लेकिन यहाँ पर क्या माना होगा? इस आलम में कि द अदर फ्रॉग कंटिन्यू टू जंप, ये आपका एक जुमला है, विद एवरी ओंस ऑफ एनर्जी ही हैड, ठीक है, पूरा एक जुमला है। और ये जो जुमला है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। द अदर फ्रॉग, जो दूसरा मेढक था, कंटिन्यू टू जंप, यहाँ पर कंटिन्यू जंपिंग भी कर सकते हैं, आईएनजी के साथ भी ला सकते हैं और टू के साथ, दोनों चलेंगे, ठीक है। कंटिन्यू टू जंप, वो मुसलसल उछलता रहा, कूदता रहा। विथ का मतलब साथ, एवरी का मतलब हर एक, ऑन्स का मतलब, ऑन्स ये एक पैमाना होता है पाउंड का, ऑफ एनर्जी का मतलब ताकत का। तो एवरी ऑन्स ऑफ एनर्जी का मतलब पूरी ताकत, जो आखिरी ताकत होती है उसको बोलेंगे एवरी ऑन्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एवरी ऑन्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होगा? यानी आखिरी दम, यानी आखिरी जो कतरा होता है या आखिरी दम, यानी आखिरी हद जो होती ताकत की, उसके साथ ही हैड, जो उसके पास थी ताकत, ठीक है। तो एवरी ऑन्स ऑफ एनर्जी ही हैड, यानी ताकत, जितनी भी ताकत थी उसके पास, तो जितनी भी ताकत उसके पास थी उस ताकत के साथ दूसरा जो मेढक था वो उछलता रहा, ठीक है, कूदता रहा। ऑल द, गर्चे या हालांकि, ऑल दो, ओके, इसको क्या पढ़ेंगे आप? ऑल दो, आल दो नहीं पढ़ेंगे, ऑल दो, ओके। हालांकि या गर्चे, हिज बॉडी वॉज रेक्ड विद पेन, ये आपका पैसिव वॉइस है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है। हिज बॉडी ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, उसका जिस्म, वॉज का मतलब हेल्पिंग वर्ब है, रेक्ड का मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है, विद का मतलब साथ, पेन का मतलब दुख। लेकिन यहाँ पर रेक्ड विद पेन का मतलब होगा बर्बाद नहीं किए, नहीं, गर्चे उसके बॉडी में, उसके जिस्म में या उसका जिस्म दर्द से भरा हुआ था। गर्चे या हालांकि उसका जिस्म दर्द से भरा हुआ था, यानी उसके जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द थे। एंड ही वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, इसको क्या पढ़ेंगे? एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट, ओके, एग्जॉस्टेड, ही वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, ठीक है, तो उसको आप क्या पढ़ेंगे? एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। एंड ही वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, ये आपका सिंपल जुमला है, ही सब्जेक्ट बन रहा है, ये पूरा आपका प्रेडिकेट है। तो ही वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, यानी मुकम्मल तौर पर थक गया था या मुकम्मल तौर पर थका हुआ था। तो गर्चे उसका जिस्म दर्द से भरा हुआ था और मुकम्मल तौर पर थक गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने जो है दूसरा जो मेढक था वो अपनी पूरी ताकत के साथ उछल रहा था, कोशिश कर रहा था निकलने की, ठीक। आगे क्या हुआ? हिज कंपेनियंस बिगेन अन्यू, ये आपका एक जुमला है, yelling for him to accept his fate, stop the pain and just die, ये पूरा एक जुमला हुआ, ठीक है। हिज कंपेनियंस उसके साथी, बिगेन अन्यू, बिगेन का मतलब शुरू करना, अन्यू का मतलब नया, कोई नहीं नया काम शुरू करना, यानी हिज कंपेनियंस बिगेन अन्यू, यानी उसके साथियों ने फिर से शुरू कर दिया, yelling चिल्लाना,
फॉर हिम उसके लिए, ठीक है, यानी उसके सामने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया उसके साथियों ने। किस बारे में? टू एक्सेप्ट हिज फेट, एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, हिज का मतलब अपना, फेट का मतलब तकदीर यानी मौत। टू एक्सेप्ट हिज फेट कि वो अपनी मौत को कबूल कर ले। और टू स्टॉप द पेन इसी से जुड़ा हुआ है, एलिंग फॉर हिम टू स्टॉप द पेन, और तकलीफ को रोक दे, यानी तकलीफ में अपने आप को ना डाले। एंड जस्ट डाई, और ये कि वो मर जाए, ठीक है। तो उसके साथियों ने उसे जो है उसकी हौसला शिकनी कर दी कि तुम मर जाओ भाई, तुम्हारे लिए यही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है। द वेरी फ्रॉग जम्प्ड हार्डर एंड हार्डर, ये आपका एक जुमला हुआ। एंड वंडर ऑफ वंडर्स, ठीक है। तो द वेरी फ्रॉग जो मायूस या जो थका हुआ मेढक था, जम्प्ड वो कूदा, हार्डर एंड हार्डर यानी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके। हार्ड का मतलब होता है मेहनत का नहीं, हार्डर हार्डर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, यानी पहले से ज्यादा, यानी जहां तक उससे हो सकता था वो कूदा। एंड वंडर ऑफ वंडर, और ताज्जुब की बात यह है फाइनली कि आखिरकार, और लेफ्ट सो हाई दैट ही स्प्रिंग फ्रॉम द पिट, ठीक है। तो फाइनली ही लेफ्ट सो हाई कि आखिरकार वो इतनी ऊंचाई पर कूदा, डेट की ही स्प्रिंग फ्रॉम द स्पिट, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट में ही ये सब्जेक्ट बन रहा है। स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, यानी यहाँ पर स्प्रिंग फ्रॉम का मतलब होगा बाहर निकलना, पिट का मतलब गढ़ा, ओके। तो इतनी जोर से कूदा कि वो गढ़े से बाहर निकल गया या बाहर निकल आया। अमेज्ड, अमेज का मतलब होता है, अमेज का मतलब ताजुब में पढ़ना, तो अमेज का मतलब थर्ड फॉर्म ताजुब में पढ़कर या ताजुब में पढ़ गए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, द अदर फ्रॉग सेलिब्रेटेड हिज मिराकुलस, क्या पढ़ेंगे आप? इसको पढ़ेंगे मिराक्यूलस, ठीक है। कुछ लोग इसको मिराकल्स पढ़ते हैं, ठीक है, मिराकल्स नहीं होगा, क्या होगा? मिराक्यूलस, मिराक्यूलस, मिराक्यूलस का मतलब होगा अचंभे, ठीक है। तो अमेज द अदर फ्रॉग सेलिब्रेटेड हिज मिराकुलस फ्रीडम, ठीक है। तो उसका मिराकल ताज्जुब वाला, ठीक है। मिराकल का क्या मतलब होता है? मिराकल का मतलब होता है मोजज़ाना तौर पर कहते हैं, ठीक है। मोजज़ाना वाली जो आज़ादी थी उसका जश्न मनाया, ठीक है। तो अमेज्ड यानी हैरत में पढ़ करके, द अदर फ्रॉग सेलिब्रेटेड हिज मिराकुलस फ्रीडम, कि जो दीगर मेढक थे उन लोगों ने उसके मौजिज़ाना तौर पर बचने का जश्न मनाया, उसके मौजिज़ाना आज़ादी का जश्न मनाया। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना, ठीक। एंड देन गैदरिंग अराउंड हिम आस्क्ड, ठीक है। एंड देन गैदरिंग अराउंड हिम आस्क्ड, ये आपका पूरा जुमला है। देन आस्क्ड ये मतलब है देन दे आस्क्ड, फिर उन लोगों ने पूछा, कैसे? गैदरिंग अराउंड हिम, उसको चारों तरफ से घेरते हैं या उसके चारों तरफ घिरते हुए उन लोगों ने पूछा, क्या पूछा? Why did you continue jumping when we told you that it was impossible? तो why did you continue jumping ये आपका एक जुमला है, और when we told you ये आपका दूसरा जुमला है, it was impossible ये आपका तीसरा जुमला है, ठीक है। लेकिन पूरा एक जुमला है जो कि इंट्रोगेटिव में है। तो why did you continue jumping ये आपका इंट्रोगेटिव है पास्ट का, तो why ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, did ये सेकंड फॉर्म की वजह से आया हुआ, पास्ट इंडेफिनिट की वजह से, यू सब्जेक्ट है, कंटिन्यू ये आपका वर्ब है, जंपिंग का मतलब कूदना, ठीक है। वाई डिड यू कंटिन्यू जंपिंग, की तुम मुसलसल क्यों कूदते रहे। वेन जबकि, जबकि, ओके। वी टोल्ड यू ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, वी सब्जेक्ट है, टेल के सेकंड फॉर्म टोल्ड है, कहने के माने में, यू का मतलब तुम्हें। वेन वी टोल्ड यू कि जबकि हमने तुमसे कहा था, इट वॉज इम्पॉसिबल ये आपका एक जुमला है सिंपल में, पास्ट में, इट सब्जेक्ट वॉज इम्पॉसिबल ये आपका प्रेडिकेट है, इट वॉज इम्पॉसिबल कि ये मुमकिन नहीं है, ठीक है, ये नामुमकिन था, लेकिन यहाँ पर क्या माना होगा, ये मुमकिन नहीं है, ओके। रीडिंग दियर लिप्स, उनके होठों को पढ़ते हुए, रीड का मतलब पढ़ना, देयर का मतलब उनके, लिप्स का मतलब होठ, उनके होठों को पढ़ते हुए। द एस्टोनिश्ड फ्रॉग, एस्टोनिश का मतलब होता है अचंभे में डालना या अचंभे में पढ़ना, तो यहाँ दोनों माना हो सकता है, अचंभे में पड़ा हुआ या अचंभे में डालने वाला जो मेढक था। एक्सप्लेन्ड ये सब्जेक्ट बन रहा है, यानी ये सब्जेक्ट बन रहा है और ये आपका वर्ब है। उसने बयान किया, वजाहत की, टू देम उनसे, क्या वजाहत की? डेट ही वॉज डेफ, इसको आप डीफ नहीं पढ़ेंगे, डेफ, डेट ही वॉज डेफ ये आपका जुमला है पास्ट में, यानी सिंपल है। ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग ऑफ, डेफ बहरा, ठीक है। ही वॉज डेफ कि वो बहरा है या वो बहरा था, यहाँ पर बहरा था का माना अच्छा होगा, तो उसने बताया उनसे कि वो बहरा था या बहरा है भी आप
चल सकता, ठीक है, कि वो बता रहा है। एंड डेट, और ये कि व्हेन ही सॉ देयर जेस्चर्स एंड शाउटिंग, ये पूरा आपका जुमला बन रहा है पास्ट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव का। ही सब्जेक्ट है, सी का सेकंड फॉर्म सॉ है, देखने के माने में, देयर का मतलब उनका, उनकी, उनके, जेस्टर का मतलब इशारात, एंड और शाउटिंग चीखो पुकार, ये देयर जेस्टर्स एंड शाउटिंग ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो व्हेन ही सॉ देयर जेस्टर्स एंड शाउटिंग, कि जब उसने उनके इशारात को या उनके चीखो पुकार को देखा, ही थॉट उसने सोचा, सब्जेक्ट ये सेकंड फॉर्म है थिंक की, उसने सोचा, दे वर चीयरिंग हिम ऑन, ये आपका जो जुमला है ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, दे आपका सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब चीयरिंग, ये आपका आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ हिम का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑन, चीयर ऑन का मतलब होता है हौसला देना, ठीक है। दे वर चीयरिंग हिम ऑन, कि वो सब उसको हौसला दे रहे थे या हौसला दे रहे हैं। व्हाट ही हैड परसीव्ड एज इनकरेज्ड, ये आपका एक जुमला है, ठीक है। इंस्पायर्ड हिम टू ट्राई हार्डर, ये भी एक जुमला है, टू सक्सीड अगेंस्ट ऑल ओड्स, ठीक है। तो व्हाट ही हैड परसीव्ड एज इनकरेज्ड, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, एक्चुअल में। व्हाट जो ही, और ये जो जुमला है ये आपका पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। व्हाट का मतलब जो, यहाँ पर क्या का तर्जुमा नहीं होगा, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आता हैड या डिड तो यहाँ पर क्या होता, लेकिन यहाँ पर जो कमाना होगा, ठीक है, कि कोई सवाल नहीं किया जा रहा। तो जो ही हैड परसीव, परसीव का मतलब होता है गुमान करना, सोचना, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एज इंकरेजमेंट, यानी इंकरेज का मतलब होता है हौसले, हौसला देना, तो इनकरेजमेंट का मतलब होगा हौसले के तौर पर। तो व्हाट ही हैड परसीव एज इंकरेजमेंट, कि जो कुछ उसने सोचा था एक हौसला के तौर पर, यानी जिस चीज को उसने एज ए हौसला माना था। तो वो क्या कह रहा था, ये आपका जो बन रहा है व्हाट ही हैड perceived एज इंकरेजमेंट, कि जिस चीज को उसने हौसले के तौर पर समझा या हौसले के तौर पर गुमान किया, ठीक है, ये आपका पूरा क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है सब्जेक्ट। तो ये आपका जो कुछ उसने सोचा था, जिस चीज को उसने गुमान किया था एक हौसले के तौर पर, ये सब्जेक्ट बना। इंस्पायर्ड हिम, इंस्पायर का मतलब होता है असर डालना, तो इस चीज ने उसके अंदर असर डाल दिया, ये उसे जोश दिला दिया, किस चीज के लिए, टू ट्राई हार्डर, ट्राई हार्डर का मतलब मजीद मेहनत करना, मजीद मेहनत के लिए उसे हौसला दे दिया। एंड टू सक्सीड, और किस चीज के लिए हौसला दिया, कामयाब होने का, अगेंस्ट ऑल ओड्स, तमाम परेशानियों के खिलाफ। अगेंस्ट ऑल ओड्स का जो असल माना होता है, यानी लफ्जी तर्जुमा मैंने किया है, अगेंस्ट ऑल ओड्स का जो एक्चुअल माना होगा उसका मतलब होगा चैलेंज होने के बावजूद, चैलेंज होने के बावजूद। अगेंस्ट ऑल ओड्स का मतलब होगा चैलेंज के बावजूद, ठीक है। जिस चीज को उसने हौसले के तौर पर गुमान किया, हौसले के तौर पर माना, उस चीज ने उसे हौसला दिया, उसके अंदर हिम्मत दी कि वो मजीद मेहनत करे और वो कामयाब हो चैलेंज के बावजूद, ठीक है, परेशानियों के बावजूद वो कामयाब हो। तो तर्जुमा हुआ इस जुमले का या इस हिस्से का। तो यहीं पर ये कहानी खत्म हो गई, यानी कि वो मेढक बच निकला। अब इस कहानी में क्या सबक मिल रहा है, इस कहानी में बहुत लंबा चौड़ा सबक लिखा हुआ है जिसको पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, दिस सिंपल स्टोरी कंटेन्स अ पावरफुल लेसन, ये आपका जुमला है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। दिस सिंपल स्टोरी आपका सब्जेक्ट बन रहा है। कंटेंट्स का मतलब होता है रखना, मुश्तमिल होना, ये यस यहाँ पर आया हुआ चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था। और अ पावरफुल लेसन ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो सिंपल का मतलब आसान सा सादा, स्टोरी का मतलब कहानी, कंटेंट्स का मतलब होता है रखना, पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर, लेसन का मतलब सबक। दिस सिंपल स्टोरी कंटेंट्स अ पावरफुल लेसन, कि इस छोटी सी या इस मामूली सी कहानी में एक बहुत ही अहम, पावरफुल का मतलब ताकतवर यानी अहम सबक है। अगला जुमला है, योर इंकरेजिंग वर्ड्स कैन लिफ्ट समवन अप एंड हेल्प हिम और हर मेक इट थ्रू द डे। ये आपका पूरा एक जुमला, ये पूरा जुमला है बहुत सारे हिस्सों पर मुश्तमिल है। योर इंकरेजिंग वर्ड्स कैन लिफ्ट समवन अप, ठीक है, ये जो मॉडल है और कैन के साथ इस्तेमाल हुआ है पॉजिटिव है। योर इंकरेजिंग वर्ड्स ये आपका पूरा एक सब्जेक्ट है। योर इंकरेजिंग वर्ड्स तुम्हारे जो हौसला देने वाले अल्फाज हैं, ठीक है। योर इंकरेजिंग वर्ड्स यानी आपके हौसला देने वाले जो अल्फाज हैं। कैन वो सकते हैं, क्या चीज, लिफ्ट उठाना, ठीक है। तो आपके जो हौसला देने वाले या जोश दिलाने वाले कलिमात थे वो किसी इंसान को ऊपर उठा सकते हैं। एंड हेल्प हिम और हर, और उसकी मदद कर सकते हैं, किसमें, मेक इट थ्रू द डे,
यानी परेशानियों को ख़त्म करने पर। मेक थ्रू का जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अपना काम कर लेना परेशानियों के बावजूद, यानी परेशानियों के बावजूद कोई काम कर लेना तो उसको बोलते हैं मेक थ्रू। ओके, तो यहाँ पर वही माना है। तो क्या माना हुआ, योर इंकरेजिंग वर्ड्स कैन लिफ्ट समवन अप, कि आपके जो हौसला देने वाले कलिमात हैं वो किसी आदमी को ऊपर उठा सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। यानी यहाँ फीमेल और मेल दोनों का तबाह करते हुए लिखा है किस चीज़ में, मेक इट थ्रू द डे, यानी ज़िंदगी को आसान बनाने में या उसके साथ जो परेशानियां उसको ख़त्म करने में। ठीक, तो ये माना हुआ। आगे क्या हुआ, योर डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स कैन कॉज डीप वुंड्स, ये आपका एक जुमला है, ये भी मॉडल में है। ओके, तो योर डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स, डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, तो यहाँ पर बर्बाद करने का मतलब होगा यानी हौसला शिकनी जिसे आप कहते हैं। तो योर डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स की हौसले को तोड़ने वाले आपके जो कलिमात हैं, कैन कॉज, वो सबब बन सकते हैं डीप वुंड्स, गहरे जख्म का। ठीक, तो ये गहरे जख्म का सबब बन सकते हैं। ठीक है, आगे है, दे मे बी द वीपन्स दैट डिस्ट्रॉय समवन्स डिजायर टू कंटिन्यू ट्राइंग, ये भी आपका एक जुमला है और ये जो जुमला है ये आपका पॉजिटिव है और ये मॉडल में है। ठीक है, मे में मतलब सकने के माने में, दे आपका सब्जेक्ट है, मे का मतलब होता है सकना, बी द वीपन का मतलब होता है होना। ठीक है, बी द वीपन का मतलब होता है होना। डेट डिस्ट्रॉय, डेट का मतलब जो, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद करना, समवन्स डिजायर का मतलब ख्वाहिश, टू कंटिन्यू ट्राइंग यानी मुसलसल कोशिश करना। तो दे में बी द वीपन्स, कि ये जो आपके कलिमात हैं वो बन सकते हैं क्या चीज, द वीपन्स, ऐसे हथियार, डेट डिस्ट्रॉय समवन्स डिजायर, ये भी आपका एक जुमला अपने आप में। डेट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह करना वर्ब, क्योंकि वीपन्स की जगह पे इस्तेमाल हुआ, प्लूरल था। समवन्स डिजायर ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो दे में बी द वीपन्स दैट डिस्ट्रॉय समवन्स डिजायर का क्या मतलब होगा कि आपके जो कलमात हैं या आपके जो अल्फाज हैं वो आदमी के या इंसान की ख्वाहिशात को बर्बाद करने के लिए हथियार बन सकते हैं। और किस चीज़ की ख्वाहिश, टू कंटिन्यू ट्राइंग, मुसलसल कोशिश करने की। तो इंसान की मुसलसल करने की जो ख्वाहिश है या किसी इंसान की जो मुसलसल काम करने की कोशिश करने की जो ख्वाहिश है उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो ये आपके जो अल्फाज हैं ऐसे कलिमात बन सकते हैं, ये ऐसा हथियार बन सकता है। ठीक है, आगे है, और इवन दियर लाइफ, और इवन, हम लोग इसको बहुत सारे लोग इवन पढ़ते हैं बट ये इवन दियर लाइफ, सिर्फ उनकी जो है ख्वाहिशात को ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि दियर लाइफ की उनकी ज़िंदगी को भी ख़त्म करने के हथियार बन सकते हैं या सबब बन सकता है। ठीक, योर डिस्ट्रक्टिव केयरलेस वर्ड कैन डिमिनिश समवन इन द आइज ऑफ अदर्स, ये भी आपका जुमला है और ये जुमला है, ये मॉडल में है, सिंपल में है। योर डिस्ट्रक्टिव केयरलेस वर्ड से आपका पूरा सब्जेक्ट बन रहा है, कैन आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, घटाना, ये आपका फेल है, समवन ये आपका ऑब्जेक्ट है, इन द आइज ऑफ अदर ये आपका दीगर वर्ड्स है। ठीक, तो योर डिस्ट्रक्टिव केयरलेस वर्ड कि आपके तबाह करने वाले, तबाह कुन, और केयरलेस का मतलब होता है यानी तवज्जो ना देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब होगा, यानी बिगैर तवज्जो के जो आप बोल देते हैं। तो ये जो आपके कलिमात हैं ये कर सकते हैं क्या चीज़, कम, कैन डिमिनिश, आपके तबाह कुन, तबाह करने वाले और बगैर ध्यान दिए गए बोले हुए कलिमात ये आदमी को घटा सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं उसकी इज्जत को, इन द आइज ऑफ अदर्स, दूसरों की आंख में। तो डिमिनिश इन द आइज ऑफ अदर्स का मतलब होगा दूसरों की निगाह में गिराना किसी को। तो ये आपके जो तबाह कुन या परेशान कुन अल्फाज आप कहते हैं अपनी जुबान से, ये किसी इंसान को लोगों की निगाह में गिरा भी सकते हैं। तो इस स्टोरी में हमें क्या सबक मिला, इस कहानी में हमें सबक मिला कि हमें लोगों की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए बल्कि लोगों को हौसला देना चाहिए। तो अगर कोई इंसान परेशानी में हो तो हमें उसको हौसला देना चाहिए, उससे कहना चाहिए कोशिश करो, इंशाल्लाह ज़रूर इसका बदला मिलेगा, आप इंशाल्लाह कर लोगे। ठीक है, हमें उसकी हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर लोगों ने उसकी हौसला शिकनी की, दोनों मेढकों की, एक ने तवज्जो दे दी तो मर गया और दूसरे ने जो तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो बहरा था तो निकल गया। तो यहाँ पर एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये भी है कि हमें लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए इस तरह के मामलात में। ठीक है, तो अगर कोई हमारी हौसला शिकनी करता है तो हमें उसको
तवज्जो में नहीं लेनी चाहिए उसकी बात को, बल्कि हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए कंटिन्यू। हाँ, उसकी जो अच्छी बातें हैं उसको आप ले लें, ठीक है? और हम अगर आप कंटिन्यू करेंगे अपने काम को, हौसला शिकनी का शिकार नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो ये कहानी है और इसमें इस वक़्त मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। अब इंशाल्लाह हम अगली कहानी में मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।